हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर प्रिय रंजन हूँ और आज का जो टॉपिक है हमारा ये है एग्रीकल्चर हेरिटेज के बारे में, यानी कि कृषि विरासत के बारे में। देखिए, विरासत जो क्या होती है, हमें जो अपने पूर्वजों से पीढ़ी दर पीढ़ी चल के हमारे पास जो चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं उसी को हम विरासत कहते हैं। और विरासत में सिर्फ एक ही चीज़ नहीं आती है, आपका जैसे आपके रहन सहन, खान पान और इसके अलावा आपके पहनावे, बोलने की शैली और आपके काम करने के तौर तरीके जो होते हैं वो सारी चीज़ें कृषि विरासत के अंतर्गत आते हैं। हम जब यहाँ बात करते हैं एग्रीकल्चर हेरिटेज के बारे में, यानी कि कृषि विरासत के बारे में, तो चूंकि भारतीय कृषि जो है ये बहुत ही प्राचीन कृषि है और मान के ये चला जाए कि लगभग 9000 वर्ष पहले, आज से 9000 वर्ष पहले ये कृषि जो थी आपके यहाँ शुरू हुई है। तो उन टेक्निक्स को और टूल्स को आज के डेट में हम ज़्यादा वर्तमान युग में, आज के डेट में इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर के लिए इन टूल्स एंड टेक्निक्स को जो पहले अपनाई जाती थी उनको अपनाना जरूरी है। और इसीलिए आज जो फर्टिलाइजर्स या जिन चीज़ों का, रासायनिक उर्वरकों का हम प्रयोग कर रहे हैं वो, या कीटनाशकों का जो हम प्रयोग कर रहे हैं, उससे कुछ समस्याएं आ रही हैं जो हमारे इम्यूनिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इसके अलावा वातावरण में बहुत ज़्यादा पॉइजनस चीज़ें, पॉल्यूशन वगैरह फैला रहे हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमारे सिलेबस में ये जो एग्रीकल्चर हेरिटेज है, जिसके अंतर्गत इको फ्रेंडली प्रोडक्शन, कल्टीवेशन को करते हुए अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा करके, मिनिमाइज करते हुए, यानी कि उसकी लागतों को कम करते हुए और मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट करते हुए आप कैसे एक तो जॉब क्रिएट कर सकते हैं और दूसरा सेल्फ एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए आपके सिलेबस में एग्रीकल्चर हेरिटेज जो टॉपिक है इसको रखा गया है। अब चलते हैं हम इसके इनिशियल स्टेज से। सबसे पहले हम शुरू करते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। तो एग्रीकल्चर जो होता है ये 2 वर्ड से बना हुआ है। ये है अगर प्लस कल्चरा। ये दोनों लैटिन वर्ड है। देखिए, जो भी इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं वो अधिकतर लैटिन वर्ड्स होते हैं। जैसे संस्कृत में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कि हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं, तो ठीक वैसे ही इंग्लिश में जो कुछ भी वर्ड्स होते हैं उसके कुछ पार्ट लैटिन वर्ड्स हो सकते हैं। और उन लैटिन वर्ड्स, फ्रेंच वर्ड्स, इटालियन वर्ड्स, इन सारी चीज़ों, इन सब के मूल में आपका क्या है, लैटिन वर्ड है। और लैटिन वर्ड से ही ये एग्रीकल्चर वर्ड बना है। तो एग्री, यानी ये जो एग्री वर्ड है ये अगर से बना हुआ है, और प्लस में कल्चरा, तो ये कल्टीवेशन जिसका अर्थ होता है, अगर का अर्थ होता है सॉइल, वहीं पे कल्चरा का अर्थ होता है कल्टीवेशन। तो सॉइल के कल्टीवेशन को ही सिंपल वे में एग्रीकल्चर कहा जाता है। मतलब कि जो मिट्टी की जुताई होती है और उससे जो फसल का उत्पादन होता है वही जो है आपको एग्रीकल्चर से संबंधित होता है। सिंपल तरीके से यही इसका अर्थ होता है। अब चलते हैं एग्रीकल्चर जो होता है ये साइंस के साथ साथ आर्ट कैसे है। सबसे पहले तो यहाँ पे हम एग्रीकल्चर जो है आपका, ये साइंस भी है और उसके साथ साथ क्या है, आर्ट भी है। साइंस, ये तो बात समझ में आती है कि आर्ट है, लेकिन साइंस कैसे है, तो इसमें हम देखते हैं क्या कि जो आर्ट होता है ये किसी भी कार्य को बेहतर तरीके से करना जो होता है उसी को हम लोग कला कहते हैं। यानी किसी भी कार्य को करते हुए अगर आप उसमें दक्षता प्राप्त कर लेते हैं तो वो कला होती है। और इसको इंग्लिश में कह सकते हैं कि परफॉर्मिंग द वर्क इन स्किल्ड मैनर इज कॉल्ड आर्ट। क्लियर है। दूसरी चीज हम चलते हैं एग्रीकल्चर में ये साइंस कैसे है। तो साइंस के लिए कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। तो आज के डेट में आपका जो एग्रीकल्चर है ये एक साइंस की तरह इसलिए है क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजीज को हम यूज करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि क्रॉप ब्रीडिंग आप करते हैं, क्रॉप्स का ये प्रोटेक्शन करते हैं। उनका प्रोटेक्शन करने के लिए कीटनाशकों और इन चीज़ों का प्रयोग में लाते हैं। कुछ संयंत्रों के माध्यम से आप उन्हें क्या करते हैं, उन फसलों को रोपते हैं, सीड्स को सीडलिंग करते हैं आप, ठीक है। और
इन चीजों के लिए खास करके इकोनॉमी को भी आप ध्यान में रखते हैं, क्योंकि आपका जो मेन पर्पस होता है वो पर्पस क्या होता है, टेक्नोलॉजी एंड टूल्स के माध्यम से क्रॉप्स को ब्रीडिंग करना, उसका प्रोडक्शन करना और उसका प्रोटेक्शन करना। ये चीजें मिला करके एग्रीकल्चर को एक साइंस का दर्जा देती हैं। क्लियर हो गया ये? तो इस तरीके से आपका जो एग्रीकल्चर है ये एक साइंस भी है और दूसरी चीज ये एक आर्ट भी है। अब चलते हैं हम एग्रीकल्चर के बारे में। ये एग्रीकल्चर आखिर एक बिजनेस के रूप में क्यों है, तो अब चलते हैं इसको एग्रीकल्चर, ये आपका आपने ये समझ लिया ये साइंस और आर्ट दोनों कैसे है। अब चलते हैं हम एक चीज क्या, तो ये बिजनेस के रूप में कैसे है। आप जानते हैं कि बिजनेस का जो मेन मोटिव होता है, ये मेन मोटिव होता है मिनिमाइजिंग द कॉस्ट एंड मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट। ठीक है, मिनिमाइजिंग द कॉस्ट एंड मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट। ठीक है, तो ये देखिए कि अगर बिजनेस आपने किया है तो निश्चित है कि आपको अपनी लागतों को कम करते हुए उस पर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा आपको अर्जित करना है। यही बिजनेस का मेन फंडामेंटल रूल होता है। तो इस चीज को देखते हुए आप आखिर एग्रीकल्चर को कैसे एक बिजनेस के रूप में अपना सकते हैं, तो इसमें आप क्या करेंगे कि लैंड हो गया, लेबर हो गया, उसके बाद में वाटर हो गया, लैंड, लेबर और वाटर का मैनेजमेंट करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, फूड सेफ्टी पे ध्यान देंगे, टेक्नोलॉजीज और जो फूड प्रोडक्शन होता है, प्रोटेक्शन होता है, उन सारी चीजों पे आप ध्यान देंगे। तो आपने क्या किया कि जो आप व्यवसाय करते हैं, जो भी एग्रीकल्चर एक बिजनेस के रूप में कैसे है, तो आपने लैंड, लेबर, वाटर और कैपिटल के साथ साथ जो फूड सेफ्टी है, उन फूड सेफ्टी को ध्यान दिया और इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए आपने टेक्नोलॉजीज को अपनाया। ठीक है, जिसका मेन पर्पस क्या था, प्रॉफिट को ज्यादा करना और उत्पादकता को, उत्पादन की लागतों को कम करना और उस पर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आप कृषि कार्य करते हैं तो वही कृषि यानी वही जो एग्रीकल्चर होता है एज बिजनेस हो जाता है। समझ गए? तो इस तरीके से जो एग्रीकल्चर है ये बिजनेस के पर्पस से होता है। एग्रीकल्चर एज बिजनेस के रूप में ऐसे काम में लाया जाता है। दूसरी बात यह है आपका, अब चलते हैं हम लोग, चूंकि हम बिजनेस हेरिटेज की बात करते हैं, तो बिजनेस हेरिटेज में कुछ चीजें होती हैं जिसमें खास करके आपने देखा होगा ये CE की बात करते हैं, यानी कॉमन एरा की बात करते हैं। कॉमन एरा जो होता है ये क्राइस्ट एरा भी इसको कहा जाता है। ठीक है, कॉमन एरा को क्राइस्ट एरा भी कहा जाता है और दूसरी चीज इसको करेंट एरा भी कहा जाता है। अब चलते हैं थोड़ी हिस्ट्री की तरफ। तो हिस्ट्री में आप देखते क्या है कि इसमें जैसे कॉमन एरा होता है तो इस कॉमन एरा को हम AD और BC के रूप में जानते हैं। ठीक है, AD यानी कि जो ये आपका क्राइस्ट एरा के अकॉर्डिंग ये जो AD है आपका, इसका फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एनो डोमिनी होता है। और BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले। तो जब कभी आप AD में जाते हैं तो AD में हमारा 2024 चल रहा है, और जैसे ही ये पहले जाते हैं यानी इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं ऊपर की तरफ, तो ये आपका एक समय ऐसा आता है कि 0 आ जाता है। अब 0 आने के बाद में अब यहां से आपका ये जो चीजें हैं ये तो AD में आ गई प्लस में, और ये जब आते हैं तो बिफोर क्राइस्ट में जब जाता है तो बिफोर क्राइस्ट में यहां से शुरू हो जाता है, आज से करीब अगर 9000 साल पहले करेंगे, तो अगर ये 2024 है तो 9000 साल पहले अगर खेती का कार्य किया गया तो इसमें से 2024 को आप माइनस कर दीजिए, ये कितना हो गया 6, और ये 9 में से 2 गया तो आपका आता है 7, और ये आ जाएगा आपका 9, और फिर यहाँ पे ये 7 हुआ, ये सॉरी 8 हुआ, 8 में से 2 चला गया, कितना हुआ आपका, ये हो जाएगा आपका 6। यानी बिफोर क्राइस्ट का मतलब हो गया कि एनो डोमिनी से यानी ईसा के जन्म से 6997 वर्ष पहले कृषि का कार्य शुरू किया गया था। अब समझिए हमारी जो कृषि परंपराएं हैं, यह विरासत है कितनी पुरानी है।
अब चलते हैं हम यहाँ पे कि आपने ये देखा क्या, सी यानी कॉमन एरा। कॉमन एरा को हम क्या कहते हैं, क्राइस्ट एरा, करेंट एरा, और इसके अलावा क्या है आपका, तो कॉमन एरा को हमने क्या देखा, क्राइस्ट एरा, करंट एरा कहते हैं। इसको दो भागों में बांट दिया गया। ये जो सी है ये एडी हो गया और बीसी हो गया, यानी आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट हो गया, ये जिसको एडी कहते हैं। एनो डोमिनी इसको कहते हैं। एनो डोमिनी जो होता है ये ईसाइयों के कैलेंडर के अनुसार होता है, जिसको हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। क्लियर हुआ? तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार एडी और बीसी आया। अब चलते हैं हम एक बात इन चीजों को लेकर के, तो अब हमारे साथ एक बात आती है कि आप अब चलते हैं, आपको ये जो हमारी कृषि है उस कृषि को, भारतीय जो कृषि है इसको डिफाइन किया गया है 1947, भारतीय कृषि अधिनियम 1947 के अंतर्गत कृषि को डिफाइन किया गया है। अब इस खेती में किन किन चीजों को रखा गया है, तो सबसे पहले तो हॉर्टिकल्चर को रखा गया है, हॉर्टिकल्चर। उसके बाद में आपका फूड ग्रोइंग को रखा गया है, सीड ग्रोइंग को रखा गया है। सीड ग्रोइंग यानी कि बीजों का उत्पादन, जो आप बीज उपजाते हैं, फसलों को उपजाते हैं। उसके बाद में डेयरी फार्मिंग को रखा गया है। डेयरी फार्मिंग में आप देख ही रहे हैं, मवेशियों का जो पालन करते हैं दुग्ध उत्पादन के लिए। लाइव स्टॉक ब्रीडिंग के बारे में, जैसे कुक्कुट पालन वगैरह के माध्यम से जो उनमें ब्रीडिंग करके कृत्रिम तरीके से उनकी चीज़ों उनका उत्पादन किया जाता है, फिर उनको सेल किया जाता है, वो शामिल होते हैं। उसके बाद में कुछ ऐसे लैंड होते हैं, भूमि ऐसी आती है जो चारागाहों के लिए होती है, ऊसर लैंड भी आते हैं उसमें। इसके अलावा नर्सिंग ग्राउंड भी आता है। नर्सिंग ग्राउंड जहाँ पे कि आप नर्सिंग का काम, पौधशालाएं हैं जहाँ पे पौधे तैयार किए जाते हैं कृत्रिम तरीके से। मार्केट भी आते हैं और गार्डन भी आते हैं। इन सारी चीज़ों को एग्रीकल्चर अधिनियम 1947 के अंतर्गत भारत के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। चलते हैं, क्लियर हो गया ये आपका। अब चलते हैं क्या, इवोल्यूशन ऑफ मैन एंड एग्रीकल्चर के बारे में। मानव का विकास और कृषि। तो मानव का विकास और कृषि को 4 फेज में रखा गया है, 4 अवस्थाओं में रखा गया है। पहला होता है हंटिंग, ये तो सब कोई जानता है। दूसरी बात आती है पोस्टरल, यानी कि मवेशी पालक के रूप में। तीसरा होता है क्रॉप कल्चर और चौथा होता है ट्रेड। और नाउ दैट इज द फेज ऑफ ट्रेड। यही है अभी फिलहाल वही सिचुएशन है आपका। तो इवोल्यूशन ऑफ मैन एंड एग्रीकल्चर में जो ये इवोल्यूशन जो हो गया ना, इवोल्यूशन ऑफ मैन एंड, यहां से लिखते हैं इसको, एग्रीकल्चर में इसमें 4 स्टेजेज आ गए। ठीक है, इन 4 स्टेजेज में सबसे पहला आपका आ गया क्या, हंटिंग, यानी शिकारियों की तरह शिकार करता था, वो अपना जीवन यापन करता था, क्योंकि जीविकोपार्जन के लिए शिकार करना जरूरी था। दूसरी चीजों में पोस्टल, यानी बाद में इसने क्या किया कि पशुओं को इसने पालना शुरू किया। पशुओं को पालने से क्या होता था, एक फायदा कि इसकी जो अपनी आवश्यकताएं होती थी, जैसे कि तन ढकने के लिए जो चमड़े की चीजें होती थी वो मिल जाते थे उसको, और फिर जो दूध मिल जाते थे या मांस मिल जाते थे भोजन के लिए, यानी भोजन के लिए, अपने खुद के भोजन के लिए ये पशुओं पे निर्भर करने लगा। तो इसके चलते उसने दूसरे फेज में, यानी कि पहले तो खुद उसने हंटिंग की, हंटिंग के बाद में पशुओं के संपर्क में आया तो उसने उसको पालतू बनाया, और सबसे पहले पालतू बनने वाला जानवर डॉगी था हिस्ट्री में। उसके बाद में और चीजें आई। अच्छा, एक और चीज है कि उसने सबसे पहले, इंसान ने कौन सी फसल का उत्पादन किया, तो सबसे पहले इंसान ने जौ जिसको कहते हैं, जौ का उत्पादन सबसे पहले हुआ। एक और बात आती है आपकी कि यहाँ हमने कहा था पोस्टल के बारे में, पशुचारण वाला जो इसका फेज खत्म हुआ, तो उसके बाद में आया क्रॉप कल्चर के बारे में। और क्रॉप कल्चर में क्या होता है कि फसलों का उत्पादन उसने शुरू किया, क्योंकि चारागाहों की व्यवस्था जब की गई थी, अच्छा, चारागाहों की जब व्यवस्था की गई थी, तो चारागाहों की व्यवस्था में अब दिक्कत ये थी कि जो इंसान था वो अपने मवेशी के झुंडों के साथ कभी इधर तो कभी उधर घूमता हुआ जीवन व्यतीत करता था। तो ऐसे में जब वो नदी के किनारों पे आया, तो नदी के किनारों पे उसे 2 तरह के फायदे हुए। एक तो हुआ
कि जानवरों के लिए और उसे खुद के लिए अपनी प्यास बुझाने के लिए ये मिल गई, जानवरों के लिए चारागाह की व्यवस्था हो गई, और फिर फसलों के उत्पादन के लिए उसे जमीन भी मिल गई। तो उसके बाद में वहाँ पे उसने क्रॉप कल्चर का काम शुरू किया। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका ट्रेडिंग। तो ट्रेड जो होता है उसके बाद में जब अधिक उत्पादन होने लगे, तो अधिक उत्पादन होने के बाद में इसने जिससे जिन चीज़ों की आवश्यकता थी, क्योंकि जैसे जैसे लोगों का विकास होता गया, उन्होंने जैसे कृषि के तरीके को भी अपनाया, तो किसी ने किसी फसल का उत्पादन किया, किसी ने किसी फसल का उत्पादन किया। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद उनके पास जो भी फसल अधिक मात्रा में बच जाते थे, अब उसके खपत की आवश्यकता भी थी और साथ ही साथ अन्य जरूरतों की पूर्ति की आवश्यकता भी थी। तो उन्होंने क्या किया, एक्सचेंज जो सिस्टम होता है, बैटरी सिस्टम होता है, बैटरी सिस्टम का मतलब होता है वस्तु विनिमय प्रणाली, और वस्तु विनिमय प्रणाली से ये अपनी फसलों का विनिमय करने लगे, आदान प्रदान करने लगे, अदला बदली करने लगे। तो इस तरीके से इवोल्यूशन ऑफ मैन और एग्रीकल्चर जो होता है ये 4 स्टेजेस में होते हैं। सबसे पहले होता है हंटिंग का, दूसरा होता है पोस्टरल का, तीसरा होता है ये क्रॉप कल्चर का, और चौथा होता है ट्रेड का। और ट्रेड वाली अवस्था में तो हम आज भी हैं। अब चलते हैं हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, क्योंकि जब तक आप हिस्ट्री को समझेंगे नहीं, हिस्ट्री इतिहास ये तो सबको ही जानता है, तो इसमें क्या होता है ना, हिस्ट्री में आप क्या करते हैं, तो ये हिस्ट्री कौन सा सब्जेक्ट होता है, तो ये पास्ट इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जब आप स्टडी करते हैं उसी को हम लोग हिस्ट्री कहते हैं। मतलब ये हो गया कि बीती हुई घटनाओं का, यानी अतीत की घटनाओं का जब क्रमबद्ध तरीके से आप तिथिवार अध्ययन करते हैं उसी को हम लोग हिस्ट्री कहते हैं। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे हेरिटेज की बात करते हैं। हेरिटेज क्या हो गया भाई, विरासत क्या हो गई, तो आपके मूल्य हो गए। विरासत क्या हो गए, द वैल्यूज कैरिड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन इज कॉल्ड हेरिटेज। समझ गए? यानी ऐसे मूल्य जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रवेश करते हैं या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्राप्त होते हैं, उसी को हम लोग हेरिटेज कहते हैं। कल्चरल हेरिटेज कैसे हो गया भाई, एग्रीकल्चर हेरिटेज कैसे हुआ, तो एग्रीकल्चर हेरिटेज में एक बात है, हेरिटेज का मतलब क्या होता है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें आपको मिली हुई है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर हेरिटेज जो है ये क्या हो गया, प्राचीन भारतीय कृषि के तरीके जिन्हें आज भी कृषि कार्य करते समय प्रयोग में लाया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एग्रीकल्चर हेरिटेज कहेंगे। दैट मीन्स वैल्यूज एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस adopted in ancient India is now relevant. That is called agriculture heritage. That's all. Have a nice day.